Hello everyone. In this video lesson, we will study about Ohm's law. Ohm's law को समझने के लिए यहाँ पर एक प्रोसीजर, एक एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. इसको समझिए. कंस्ट्रक्ट अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, आपको एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग बैटरी हैविंग 5 cells ऑफ इक्वल पोटेंशियल ऑफ इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V. तो ये आपने 5 cells जिनका कि सभी का इक्वल पोटेंशियल था उनको ऐड करके एक बैटरी बनाया है. अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, ये आपने रजिस्टर यूज किया है जिसका रेजिस्टेंस R है. एंड अ स्विच. कनेक्ट अ वोल्ट मीटर एंड एमीटर अक्रॉस एंड अलोंग द रजिस्टर. आपको मालूम है वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में लगाया जाता है रेजिस्टेंस के, और एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो इस तरीके से ये कनेक्ट कर दिया है. मेक श्योर दैट इनिशियली द सर्किट इज कनेक्टेड विद ओनली वन सेल. तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ एक सेल से इस सर्किट को कनेक्ट करना है, बाकी जो 4 सेल्स हैं उनसे कनेक्ट नहीं करना है. नाउ स्विच ऑन द करंट. आप स्विच ऑन करेंगे एंड मेजर द रीडिंग इन बोथ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर. ठीक है, एक सेल से सर्किट को कनेक्ट करने के बाद में आप वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग को मेजर करेंगे और इनको एक जो टेबल अभी आगे हम आपको दिखाएंगे उस टेबल में नोट करके रखना है. नाउ कनेक्ट द सर्किट विद 2 cells. अब 2 सेल को कनेक्ट करना है और फिर वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग को नोट करना है. इसी तरीके से इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे 3 सेल्स को कनेक्ट करके, 4 सेल्स को कनेक्ट करके और 5 सेल्स को कनेक्ट करके. ये देखिए, हमने उस एक्सपेरिमेंट की जो रीडिंग्स है उनको एग्जाम्पलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है यहाँ पर, कि जब एक सेल को आपने कनेक्ट किया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, जो वोल्ट मीटर का रीडिंग जो था वो 2 था और करंट जो एमीटर का रीडिंग था वो 1 था. इसी तरीके से जब 2 सेल्स कनेक्ट किए तो वैल्यू ये आया. 3 सेल्स को कनेक्ट करने पर, 4 सेल्स को कनेक्ट करने पर और 5 सेल्स को जब कनेक्ट किया तो वैल्यूज ये आ गए आपके. अब हम करेंगे इन सभी वैल्यूज को एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की पांचों रीडिंग्स को यहाँ पर प्लेस करना है. अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम यहाँ पर एक्स एक्सिस में प्लेस कर रहे हैं और करंट को वाई एक्सिस में प्लेस कर रहे हैं. जब वैल्यूज को प्लॉट करने के बाद में हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ हमारा आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? You know that current is a flow of electric charge. These charges flow from one point to another when a potential difference exists between the 2 points. ठीक है, आपको मालूम है चार्ज कब फ्लो करता है दो पॉइंट्स के बीच में, जब उन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है. अगर पोटेंशियल सेम होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा. हाउ डू वी रिलेट पोटेंशियल डिफरेंस विद करंट? तो इफ यू कैलकुलेट द रेशियो V by I for all the 5 cases then you will get the same value approximately. तो जो सिग्निफिकेंस की बात हो रही थी वो क्या है कि V और I का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रहा है. ठीक है, और ये नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, सभी का जो V by I का रेशियो है वो सभी में कांस्टेंट है. हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के. ठीक है, V is directly proportional to I. This relation is known as Ohm's law. अब Ohm's law को हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से. एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, सीख लिया कैसे Ohm's law को परफॉर्म करेंगे. Ohm's law जो है वो जॉर्ज सिमन ओम नाम के जो जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने 1826 में ये रिलेशन को इस्टेब्लिश किया. ठीक है, तो इनका लॉ क्या बताता है? ये बोलता है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन द सेम. ठीक है, फिजिकल कंडीशंस जो हैं जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब कांस्टेंट रहने चाहिए. तो जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. किसी भी कंडक्टर के जो एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस
उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इनका लॉ बताता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है I is directly proportional to V, I is directly proportional to V और V is directly proportional to I, V by I is equals to constant, ये constant आ रहा है, this constant is equal to R and this formula will become V is equals to IR। यहाँ पे R क्या है? R is a constant for given metallic wire at a given temperature and this constant is called resistance of the conductor। It is the property of a conductor to resist the flow of charges through it। ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी कंडक्टर का कि उसमें रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, हिंडर करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। SI unit of resistance is ohm। It is denoted by a symbol this is known as omega। It is Greek letter omega। और अब हम V और I को हमने प्लॉट किया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बता रहा है कि जो V और I हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इफ V का वैल्यू और I का वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप ग्राफ प्लॉट करके ये शो कर सकते हैं। द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। स्लोप, ठीक है, स्लोप क्या बताएगा हमें? इसका रेजिस्टेंस बताएगा। रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? V को I से डिवाइड करना पड़ेगा और ये क्या है? हमारा स्लोप है इस ग्राफ का। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो जो रेजिस्टेंस है उसको हम 1 ओम बोलेंगे। इन प्रैक्टिस द करंट नीड्स टू बी increased or decreased। This is achieved by a variable resistor called a rheostat। तो अब ये करंट जो है उसका वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होता है और ये कैसे हो सकता है? जब आप एक वेरिएबल रजिस्टर का यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस इन अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है? हिंडर कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस को रोक रहा है। A conductor offering less resistance is a good conductor and a conductor offering high resistance is called a poor conductor। और इंसुलेटर का very high resistance होता है। जैसे आपने पढ़ा था कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम ये गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और पुअर कंडक्टर में आपने देखा लेड, मर्क्यूरी और इंसुलेटर्स में जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम इंसुलेटर्स कंसीडर करते हैं, तो उनका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। अब हम ओमिक रेजिस्टर्स की बात करेंगे। तो ओमिक रेजिस्टर्स क्या होते हैं या ओमिक मटेरियल्स क्या होते हैं? वो मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम ओमिक मटेरियल कहते हैं। अ मटेरियल विच ओबेज ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक मटेरियल। ठीक है, मतलब कि ऐसे डिवाइसेस या ऐसे रजिस्टर्स जिनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, उनको हम ओमिक रजिस्टर्स कहेंगे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि दे हैव सेम रेजिस्टेंस थ्रू आउट दी ऑपरेशन। अब कुछ एग्जांपल्स हम इनके देख लेते हैं ओमिक मटेरियल्स के। तो जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, ठीक है, वो ओमिक रेजिस्टर्स या ओमिक मटेरियल्स में आते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे नॉन ओमिक रेजिस्टर्स या फिर नॉन ओमिक मटेरियल्स। अ मटेरियल विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ इज नोन एज नॉन ओमिक मटेरियल। या फिर जिसके लिए जिन मटेरियल्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो, ठीक है, उनको नॉन ओमिक रेजिस्टर्स बोलेंगे। और इनका जो रेजिस्टेंस है इट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो नॉन ओमिक मटेरियल्स में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं, जैसे एलईडी है, सोलर सेल है, जंक्शन डायोड है, ट्रांजिस्टर, बल्ब, फिलामेंट एटसेट्रा। ठीक है, तो इनका जो ग्राफ है वो कैसा है? ये कर्व्ड लाइन वाला ग्राफ है। ठीक है, वैसे ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होना चाहिए था।
ओमिक मटेरियल्स के लिए होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, और इनके लिए कैसा है, ये कर्व्ड लाइन का ग्राफ है, ठीक है। अब व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम थिकनेस कहते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जब ये रिलेशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के रिलेशन यहाँ अप्लाई करते हैं, तो नंबर 1 आपने अप्लाई किया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और नंबर 2 पे लिखा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A आ गया। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऐड हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी सिर्फ। तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसका यूनिट है ओम मीटर। अब इन्हीं फैक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो पहला जो फैक्टर था वो है यहाँ पर हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या फिर लेंथ ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वायर। इट मीन्स कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। सपोज दैट कि अगर आप लेंथ को डबल कर देते हैं तो आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो वायर्स हैं, एक ए बी है, ठीक है, और दूसरा वायर ये है सी और डी। अब आपको दिख रहा है ए बी का लेंथ कम है, हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ 5 मीटर है और इसका लेंथ 12 मीटर है, ठीक है। तो लेंथ के हिसाब से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होना चाहिए, जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सेकेंड जो फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करता है वो है क्रॉस सेक्शन, मीन्स थिकनेस। अब आपके पास दो वायर्स है, एक ये वायर है, ठीक है, और दूसरा वायर हमारे पास ये है, ये, ठीक है। अभी आप बोलें, आपको बोला जाए कि इन दोनों वायर्स में से ये ए बी वायर है पहला वाला, दूसरा सी डी वायर है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, मीन्स थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन वाला है। और यहाँ पर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बोलते हैं कि ये रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर लिया हमने, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम बात करें टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है, इसको यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है। बट रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज सच एज निक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन इज ओनली स्लाइटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मीन्स आप बोल सकते हैं कि एलॉयज का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये कैसा रहता है, अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है, या इंडिपेंडेंट कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में दो पॉइंट्स आते हैं। एक तो ये कि प्योर मेटल्स के लिए क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन जो एलॉयज हैं, जो यहाँ पर एग्जांपल आपको दे रखा था, निक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, मैंगनीज, ठीक है, दे ऑल देयर रेजिस्टेंस इज अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। इसीलिए जो एलॉयज हैं वो दे आर बेटर सुटेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी, इनके बारे में भी डिस्कशन किया गया। तो जर्मेनियम सिलिकॉन ऑफर रेजिस्टेंस लाइंग बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स हैं, देयर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। अगर resistivity decreases with temperature in contrast to conductors and alloys.
तो इनका क्या है, जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम होती चली जाएगी। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज देयर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज चेंज विद टेम्परेचर, इम्प्योरिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसको कि हम आगे के हमारे वीडियो लेसन्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल में यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर किया गया है कि कॉपर वायर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस देन अ क्रोमियम वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। इट मीन्स कि डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड। यहाँ पे एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। दो सिमिलर वायर हैं इक्वल लेंथ के, इक्वल डायमीटर के, एक है कॉपर का और दूसरा निक्रोम का है। द रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम वायर इज अबाउट 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर वायर। तो डिफरेंट है, रेजिस्टेंस अलग अलग है सब्सटेंसेस का। इसका मतलब कि नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हैं सुपर कंडक्टर्स की। तो एक डच फिजिसिस्ट थे H.K. ओमनेस, इन्होंने 1911 में ये सुपर कंडक्टर्स या सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना डिस्कवर किया। ठीक है, he discovered that the resistance of mercury fell abruptly to zero on lowering its temperature below 4.2 Kelvin। मतलब कि 4.2 केल्विन से जब टेम्परेचर कम किया गया मर्क्यूरी का तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो गया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिकल इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो सेम बिहेवियर शो करते हैं एट डिफरेंट लो टेम्परेचर। ठीक है, और इन टेम्परेचर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। सच एलिमेंट्स विद जीरो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर करंट पास किया गया इस सुपर कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो तो इट विल कंटिन्यू टू फ्लो फॉर एवर।